आज हम लोग रॉयल्टी अकाउंट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा। तो रॉयल्टी अकाउंट्स क्या है, इसमें किस तरह के अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, क्या टर्म्स यूज होते हैं, इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा समझें। तो देखो, जो रॉयल्टी है यह कोई बिजनेस करने का एक रूप नहीं है। जैसे बिजनेस आप के फॉर्म जब जाओगे तो बिजनेस के 3 फॉर्म हैं प्रेजेंट टाइम में जो रन कर रहे हैं। एक सोल ट्रेडर है, एक अकेला बिजनेसमैन जब किसी बिजनेस को करता है, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसको सोल ट्रेडर बोलेंगे। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, एज ए ओनर पैसे इन्वेस्ट किए होंगे। और एक तीसरा है कंपनी। तो उस तरह एक रॉयल्टी एक अलग चौथा नहीं है। रॉयल्टी इन तीनों बिजनेस में आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। यानी रॉयल्टी के थ्रू हम एक सोल ट्रेडिंग का भी काम कर सकते हैं, रॉयल्टी के थ्रू हम पार्टनरशिप फर्म में भी काम कर सकते हैं, रॉयल्टी के थ्रू कंपनी के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो रॉयल्टी जो है हमें बिजनेस करने का एक तरीका देती है कि जिसको आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। तो अब जानो किसको कि रॉयल्टी किसको कहेंगे। तो रॉयल्टी का मतलब होगा कि हमारे पास कोई ऐसी असेट्स है, हमारे पास कोई ऐसा राइट है जिसका यूज हम बिजनेस पर्पज में कर सकते हैं, या जिसको हम बिजनेस में यूज करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसको बिजनेस में रूप में बिजनेस में यूज करेंगे, उससे प्रॉफिट अर्न करने जाएंगे, तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, हमें मशीन प्लांट की जरूरत पड़ेगी, हमें एक कैपिटल एक पैसे की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ हमें एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी और ढेर सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे पास ये सारे रिसोर्सेज नहीं है तो हम उस असेट्स को बिजनेस के रूप में यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो वही असेट्स अगर हम किसी एक ऐसे पर्सन को कुछ दिनों के लिए लीज पर दे दें जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, उसके पास मशीन है, उसके पास प्लांट है, उसके पास फर्नीचर है, वो प्रोडक्शन कर सकता है, एम्प्लॉय है, कैपिटल है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास वो असेट्स नहीं है। तो हम और दोनों लोग मिले, हमने अपनी वो असेट्स उसको ट्रांसफर कर दी लीज पर, और उससे कहा गया कि तुम इस असेट्स को यूज करो। इस यूज की गई असेट से अगर तुम कोई एक्सट्रैक्शन का काम करते हो, उसके अंदर से कुछ चीजें खुदाई करके निकालते हो, जैसे मिनरल्स हुए, कोल माइंस के कोयले हुए, चूना हुआ, तांबे हुए, जस्ता हुआ, सोना हुआ, जो उसके जमीन के अंदर छुपा हुआ है उसको जमीन के अंदर से निकाल रहा है। अब तुमको कहा गया कि तुम हमारी असेट्स लो और इनसे असेट से आप मिनरल्स को बाहर करो, और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस पर हमें पर टन की रेट से पेमेंट करो। तो ये जो पेमेंट वो हमको करेगा वो रॉयल्टी कहलाएगी। या हमने किसी को कोई असेट्स दे दिया, कहा कि तुम इससे प्रोडक्शन करो, इससे सामान बनाओ, और सामान बनाने के बाद तुम इसको मार्केट में बेचना, हर सामान पर कुछ पैसा तुम मुझको भी देना, जितना सेल करोगे उस सेल पर हमें कुछ पैसे दोगे। तो ऐसे को हम भी जो पैसा पाएंगे इसको रॉयल्टी बोला जाएगा। तो रॉयल्टी जो होगा एक्सट्रैक्शन पर तय हुआ कि जमीन को के अंदर निकालोगे, प्रोडक्शन पर ही तय हो गया कि जितना प्रोडक्शन करोगे हमें हर प्रोडक्ट पर इतने रुपए दे दोगे, ये भी रॉयल्टी हुई। या सेल्स पे डिपेंड करेगा कि आप जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचोगे बनाकर हमारी एसेट्स का यूज करके, हर सेल पर हमें कुछ ना कुछ रुपए देना, वो भी हमारे लिए रॉयल्टी कहलाएगी। तो रॉयल्टी जो हमारे लिए रॉयल्टी का मतलब होगा, एक के लिए वो इनकम होगी और एक के लिए वो एक्सपेंस होगी। यानी जो असेट्स का ओनर होगा, जो अपनी असेट्स यूज करने के लिए दूसरे को देगा एज ए बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जब वो रॉयल्टी पाएगा तो रॉयल्टी उसके लिए इनकम होगी, और जो असेट्स को यूज कर रहा होगा उसके लिए रॉयल्टी एक एक्सपेंस होगी। तो देखो, रॉयल्टी का जो बिजनेस है प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड में रॉयल्टी के थ्रू बिजनेस बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत लार्ज स्केल पर
कंपनियां ये रॉयल्टी के थ्रू बिजनेस कर रही हैं। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल पर आओ, जैसे मान लो आपके पास गांव में बहुत सारी एग्रीकल्चरल लैंड है, उस जमीन पर आप खेती का काम कर सकते हो, लेकिन आपके पास वो ढंग नहीं मालूम है कि उस पर आप फसल को उगाओ, उसको काटो, उसको मार्केट में बेचो। लेकिन आपके गांव में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जमीनें खेती करने के लिए नहीं है, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, लेकिन वो एग्रीकल्चरल वर्क अच्छे से जानते हैं। तो अब वो भी बैठे हुए हैं, उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है और हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड है और हम उस पर एग्रीकल्चर का काम नहीं कर पा रहे हैं। हम और वो पर्सन आपस में मिले और उससे हमने कहा कि तुम मेरी लैंड को कुछ दिनों के लिए, कुछ ईयर्स के लिए ले लो, इस पर तुम एग्रीकल्चरल का काम करो, जो प्रोडक्शन करोगे उस प्रोडक्शन का एक हिस्सा हमको देना और कुछ अपने लेना। तो जो हमको वो पेड कर रहा होगा वो रॉयल्टी कहलाई। दूसरा देखो, गांव में इस समय जो लोग मछली पालन का बहुत ज्यादा वर्क शुरू हो चुका है, तो बहुत सारे लोग अपने जमीनों में पॉन्ड्स बनाए, तालाब बनाए, उसमें मछली पाले हुए हैं। लेकिन हमारे पास जमीन है, हमने पॉन्ड बनाया, हमारे पास पैसे थे, हमने उससे मछली पाला, लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि मछलियों को पकड़ के उसको मार्केट में बेच भी पाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पॉन्ड्स नहीं है, तालाब नहीं है, मछलियों को नहीं पाल सकते, लेकिन वो मछलियां निकाल कर मार्केट में बेच सकते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, हमने उससे मिला और कहा कि तुम मछलियों को मार्केट में निकाल कर बेचो, जितना बेचोगे कुछ पैसे मुझको देना, कुछ अपने रखना। तो जो मुझको देगा वो रॉयल्टी कहलाएगा। अब देखो, जब हम लोग आज के जो आधुनिक युग में आते हैं, प्रेजेंट एरा में आते हैं, तो देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्क हो रहे हैं जिसमें रॉयल्टी को यूज किया जा रहा है। जैसे अभी देखो, आप बिहार में, यूपी के जो माइंस के एरिए हैं, या झारखंड में चले जाओ या एमपी में, तो देखोगे कि वहां की जमीनों के नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं। जैसे झारखंड में चले जाओ, उसके नीचे कोल माइंस हैं, कोयले हैं। लेकिन जिनकी जमीनें हैं, उन जमीनों के जो ओनर्स हैं, उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो मशीन प्लांट लगाकर, ट्रैक्स बिछाकर, या फिर रेलवे ट्रैक लगाएं, ट्रक्स खरीदे, गाड़ियां खरीदे, मशीन खरीदे, इंजीनियर लगाएं और कोल को निकालकर मार्केट में बेच पाए। उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये रिसोर्सेज हैं कि उस कोल माइन से वो कोयला निकाल सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन उनके पास कोल माइन नहीं है। तो दोनों पार्टियां आपस में मिली, एक के पास वो लैंड है, वो कोल माइन है, और एक के पास रिसोर्सेज है। उसने कहा कि चलो हम लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं, मैं अपनी कोल माइन तुम्हें कुछ ईयर के लिए लीज पे देता हूं, तुम उससे कोल रेस करो और हर टन पर मुझे कुछ रुपए दो। तो ये हमारे लिए रॉयल्टी कहलाया। दूसरा देखो, सिंगर है, जो एक सिंगर जब गाने गाता है, तो ये जरूरी नहीं कि उसके पास सारे रिसोर्सेज हों, वो गाने को रिकॉर्ड कर ले, उनको कैसेट्स में फीड करके, रिकॉर्ड करके मार्केट में बेचे। ऐसी पॉसिबल नहीं कि उसके पास सारी चीजें हों। तो मान लो एक कंपनी है जिसके पास रिसोर्सेज हैं, वो गानों को रिकॉर्ड कर सकती है, लेकिन वो उसके जो पर्सन से वो गा नहीं सकते, गाने नहीं गा सकते। तो सिंगर और वो कंपनी आपस में मिली कि चलो मैं गाने गाऊंगा, तुम मेरे गाने को रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड करने के बाद जब कैसेट मार्केट में तुम सेल करोगे तो हर कैसेट पर मेरा भी एक अमाउंट फिक्स कर देना। तो ये भी जो फिक्स करके उसको दिया जाएगा वो भी रॉयल्टी कहलाएगी। फिर देखो नेक्स्ट, देखो जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऑथर हैं, जो राइटर हैं, जो बुक्स लिखते हैं। वो बुक्स तो लिख दिया उन्होंने, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके पास प्रेस भी हो, उस बुक को प्रिंट कराएं या मार्केट में बेच लें, जरूरी नहीं उनके पास। लेकिन बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स हैं कि जो बुक्स को प्रिंट भी करा सकते हैं और मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। तो वो ऑथर और राइटर और उस पब्लिशिंग कंपनी आपस में एग्रीमेंट किए कि मैं बुक की एक स्क्रिप्ट तुम्हें दे देता हूं, तुम उसको प्रिंट कराओ और मार्केट में सेल करो, जितनी बुक बेचोगे हर बुक पर मुझे भी कुछ पैसे देना। तो जितनी भी वो पब्लिशर उसको दे रहा होगा उसको रॉयल्टी बोला जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट, पेटेंट के थ्रू रॉयल्टी।
जैसे मान लो हमने कोई इन्वेंशन किया, कोई खोज किया, कोई फार्मूला निकाला, जैसे मेडिसिन को ले लो कि जैसे अभी कोई वैक्सीन ही बन रही है, तो वैक्सीन बनाने के लिए कुछ रिसर्च सेंटर होते हैं जहां पर रेगुलर केवल मेडिसिन से रिलेटेड रिसर्च चल रहे होते हैं। तो उन्होंने एक रिसर्च करके एक फार्मूला निकाला कि केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी को मिलाकर अगर ये मेडिसिन बनाई जाए तो पर्टिकुलर डिजीज इससे अच्छा हो सकता है। तो अब आप ये भी जानते हो कि जब कोई मेडिसिन कंपनी मेडिसिन बनाती है तो जितने भी केमिकल मिलाती है उसको उसके रैपर पर लिखना होगा। तो मान लो हमने बहुत सारे पैसे खर्च करके उस फार्मूले को खोजा, अब कल को जब दवा बनेगी तो दूसरे लोग उसको पढ़ के लगेंगे बनाने। तो हमने क्या किया, उस फार्मूले को पेटेंट करा लिया कि नहीं 10 इयर्स तक, 20 इयर्स तक, 5 इयर्स तक केवल मेडिसिन हम ही बना सकते हैं। अब हमें यह राइट मिल गया कि नहीं मेडिसिन हम ही बना सकते हैं। तो अब मान लो हमारा रिसर्च सेंटर है, कोई मेडिसिन प्रोडक्शन का हमारे पास यूनिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम जो मेडिसिन बना रही कंपनियां होती हैं उनसे बात करेंगे कि मैं तुम्हें अपना ये राइट हैंड ओवर करता हूं, तुम इस फार्मूले से मेडिसिन बनाना, जितनी मेडिसिन तुम मार्केट में सेल करोगे हर मेडिसिन पर हमें कुछ ना कुछ पैसे दोगे, वही पैसा जो पेड कर रहा होगा उसको रॉयल्टी बोला जाएगा। तो रॉयल्टी के बारे में इतनी ढेर सारे आपको एग्जाम्पल सुने, तो रॉयल्टी से एक सिंपल सी डिफिनीशन ये आई कि अगर किसी पर्सन के पास कोई असेट्स है, कोई राइट्स है और उस असेट्स और राइट का वो खुद बिजनेस में यूज करके प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है, उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो वो ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया जिनके पास वो असेट्स नहीं है, वो राइट्स नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज हैं, दोनों मिले, एक एग्रीमेंट बना, उनको वो असेट्स उसने कुछ ईयर के लिए हैंड ओवर किया और उससे या तो एक्सट्रैक्शन का काम कर रहे हो, या उस असेट से प्रोडक्शन का काम कर रहे हो, या उस असेट से कोई प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल कर रहे हो, और उसके बदले में जो पैसे पेड कर रहे होंगे वही हम लोग के लिए रॉयल्टी कहलाएगी। अब देखो एक चीज आया कि जैसे मान लो हमने किसी की बिल्डिंग किराए पर लिया रहने के लिए, तो उस पर्सन ने अपनी बिल्डिंग हमको हैंड ओवर कर दिया कि लो रहो, और उससे भी हम बदले में पैसे पेड कर रहे हैं, तो उसको क्यों रेंट बोला गया, उसको क्यों रॉयल्टी नहीं बोली गई। तो अब देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, रेंट और रॉयल्टी में डिफरेंस। रेंट और रॉयल्टी में हमें डिफरेंस जानना होगा। तो रेंट जो दिया जाता है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। जैसे हमने किसी की बिल्डिंग ले लिया और बिल्डिंग लिया और उसको कहा गया कि हर महीने आपको 2000 रुपए हम देंगे, तो उसने अपनी असेट्स हमको हैंड ओवर की, लेकिन जो उसको हम 2000 रुपए महीने का दे रहे हैं, हम चाहे रहें चाहे ना रहें उसको 2000 हमें देने हैं, वो टाइम पीरियड पर फिक्स है, इसलिए उसको रॉयल्टी नहीं बोला गया, उसको रेंट बोला गया। अगर उसी बिल्डिंग से वो कहता है कि यहां पर जो भी सामान तुम प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्ट को मार्केट में बेचोगे, तो या तो प्रोडक्शन पर रेट फिक्स कर दे, जितना प्रोडक्ट करोगे हर प्रोडक्ट पर 2 रुपए 4 रुपए, या वो फिक्स कर देगी जब तुम प्रोडक्ट को बेचोगे हर बेचने पर 1 रुपए 2 रुपए हमको दोगे, तब उसको रॉयल्टी बोलेंगे। और दूसरा देखो, जो रेंट पर टेंजेबल असेट्स ही दी जा सकती हैं, जैसे रेंट पर आप बिल्डिंग दे सकते हो, प्लांट दे सकते हो, मशीनरी दे सकते हो, लैंड दे सकते हो, लेकिन रेंट पर आप कोई भी पेटेंट नहीं दे सकते, कॉपीराइट नहीं दे सकते। लेकिन जो रॉयल्टी होती है वो टेंजेबल असेट्स पर भी चार्ज होती है और इनटेंजेबल असेट्स पर भी चार्ज होती है। हम रॉयल्टी के थ्रू अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं, हमारे पास अगर टेंजेबल असेट्स है हम उसको भी हैंड ओवर करके रॉयल्टी पा सकते हैं, और अगर हमारे पास इनटेंजेबल असेट्स है उसको भी किसी दूसरे को हैंड ओवर करके रॉयल्टी पा सकते हैं। तो रॉयल्टी और रेंट में बेसिक डिफरेंस यह है कि रॉयल्टी आप एक्सट्रैक्शन पर, प्रोडक्शन पर और सेल्स पर कैलकुलेट करते हो, रेंट टाइम पीरियड पर कैलकुलेट होता है। और दूसरा, रेंट टेंजेबल और इनटेंजेबल दोनों के लिए नहीं हो सकता, रेंट केवल टेंजेबल असेट्स के लिए हो सकता है, रॉयल्टी टेंजेबल और इनटेंजेबल दोनों के लिए हो सकती है। तो अब देखो कि जितने भी तरह के बिजनेस हैं, हर बिजनेस में रॉयल्टी के थ्रू सभी बिजनेस हो, चाहे मोबाइल कंपनियां हो, चाहे टीवी की कंपनियां हो, चाहे फ्रिज हो, कूलर हो, पंखे हो, आप जितने भी प्रोडक्ट यूज कर रहे होगे,
सब में रॉयल्टी के थ्रू बिजनेस आ चुका है। बिजनेस रॉयल्टी के थ्रू इतने बड़े स्टेज पर हो रहा है कि अकाउंट्स में इसको एक लेसन के रूप में लाना पड़ा कि सारे बच्चे इसके बारे में जाने। तो अब देखो, जब हम लोग रॉयल्टी के बारे में पढ़ेंगे तो रॉयल्टी में एक कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे। तो सबसे पहले हम रॉयल्टी के क्वेश्चंस लगाने से पहले उस इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझें कि उनकी क्या मीनिंग है, उनके क्या मतलब है। तो आओ देखो, सब लोग बोर्ड पे उसकी टर्म्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सब लोग देखो इसमें, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है, उसके पास एक असेट्स है और हमने एग्जांपल में लिया एक कोल माइन है। अगर कोई भी एग्रीकल्चरल काम करने वाला पर्सन है, खेती का काम करने वाला, उसके जमीनों के नीचे कोल माइन है, कोयले हैं, तो जिसके पास वो कोल माइन होगी, जो कोल माइन होगी जिसके पास, उसको बोला जाएगा लैंडलॉर्ड। देखो एक वर्ड आएगा, उसको बोला जाएगा लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड जो होगा इसका ओनर होगा। ये खुद कोयला निकालकर अगर बेच लेता तब वो रॉयल्टी के थ्रू बिजनेस नहीं माना जाएगा। यहां पर क्या कर रहा है कि इसके पास ये कोल माइन है लेकिन वो उससे कोयला नहीं निकाल पा रहा है, रिसोर्सेज नहीं उसके पास है। और एक पर्सन बी है जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारे साधन मौजूद हैं, मशीन भी है, एम्प्लॉइज भी हैं, ट्रक है, गाड़ियां हैं, निकाल सकता है, बेच सकता है, सब कुछ है, लेकिन इसके पास कोल माइन नहीं है। अब ये दोनों ने एग्रीमेंट किया, अब चलो तुम मुझे अपनी कोल माइन हैंड ओवर करो, मैं तुम्हारी कोल माइन से जितना कोल रेज करूंगा, जितना एक्सट्रैक्शन करूंगा, उस पर तुम्हें एक फिक्स रेट से पैसे दूंगा। तो अब देखो, जब ये बी जब इसको हैंडओवर करेगा, इसको लीजी बोला जाएगा, इसको लीजी बोलेंगे। और जिसकी असेट्स होगी वो लैंडलॉर्ड होगा, और जो असेट्स को यूज कर रहा होगा उसको लीजी बोलेंगे। अब जैसे जब इसको कोई असेट्स को ट्रांसफर करेगा तो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के लिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रांसफर होता है, 10 साल 20 साल के लिए ट्रांसफर करेगा। क्योंकि कोल माइन से कोल रेज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो 4 साल 5 साल के लिए, 8-10 साल के लिए आपको वो हैंडओवर कर देगा। तो जो इस पर क्वेश्चंस आते हैं, आपको 5 से 6 साल तक का इंफॉर्मेशन देगा कि जो लीजी है वो लैंडलॉर्ड की कोल माइन से कोयले वो निकाल रहा, रेस कर रहा है। तो अब उसमें क्या क्या अदर टर्म्स और आने जा रहे हैं उसके बारे में सुनो पहले। तो लैंडलॉर्ड लीजी के बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगा रॉयल्टी। रॉयल्टी आएगी। रॉयल्टी का मतलब होगा कि लीजी जितना टन कोयला उसकी कोल माइन से रेज करेगा, उस प्रोडक्शन पर एक लैंडलॉर्ड एक रेट बताएगा कि मुझे हर ईयर में हर टन पर इतने रुपए चाहिए। तो जैसे मान लो 2010 में बी ने लैंडलॉर्ड की कोल माइन से 8000 टन कोयला निकाला और उससे वो कहा कि हर टन पर मुझे 1 रुपए चाहिए। तो ₹1 के रेट से 8000 रुपए उसको दे दिया। तो जो 8000 रुपए दिया है वह उसके लिए रॉयल्टी कहलाएगी। देखो ये जो होगा, ये प्रोडक्शन, ये टन में दिया है प्रोडक्शन, और ये रुपीज में दिया है। तो जहां प्रोडक्शन में आपने रेट ऑफ रॉयल्टी से मल्टीप्लाई किया तो जो मिला वो हमारा रॉयल्टी कहलाया। तो प्रोडक्शन इंटू रेट ऑफ रॉयल्टी, जैसे कहा था 5 रुपए रॉयल्टी रहेगी पर टन, तो 8000 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 40,000 को आप रॉयल्टी बोलोगे। अब देखो इसमें एक चीज और, जैसे मान लो एक एग्रीमेंट के थ्रू इसको हमने हैंड ओवर कर लिया। अब इसने मान लो 8000 टन कोयला निकाला। अब फिर 2011 में फिर हम लैंडलॉर्ड इससे कहेगा तुम कोल रेज करो और कोयला निकाल कर हमको पैसे दो। तो लैंडलॉर्ड ये चाहेगा कि मेरी कोल माइन से ज्यादा कोयला निकाला जाए, ज्यादा से ज्यादा कोयला रेज हो, ताकि मुझको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। लेकिन लीजी ये चाहेगा कि पहले हम जो निकाला गया कोयला उसको मार्केट में बेच लें, नहीं तो अभी मान लो निकालेंगे तो फिर हमें लैंडलॉर्ड को पैसा देना पड़ेगा। तो अब लैंडलॉर्ड ये कहेगा कहीं ऐसा कोई ईयर ना आए
कि लीजी कोल माइन से कोयला ही ना निकाले या कम निकाले, उसके पास पहले से ज्यादा कोयला हो तो कम निकाले और तो हमको कम पैसा देगा। तो लैंडलॉर्ड ऐसी लॉस से बचने के लिए अपनी इस कोल माइन का एक मिनिमम रेंट फिक्स कर देगा कि मुझे किसी भी ईयर में इससे कम पैसे एक्सेप्ट नहीं होंगे। अब जैसे देखो मिनिमम रेट उसने फिक्स कर दिया कि मुझे हर ईयर में 10,000 चाहिए तुम्हें। अब देखो यहां पर उसने 2010 में मान लो 8,000 टन कोल निकाला, 1 रुपए की रेट से रॉयल्टी बनी 8,000। तो जब लीजी उसको देने जाएगा 8,000 तो लैंडलॉर्ड बोलेगा कि नहीं, मेरी इस कोल माइन का मिनिमम रेंट तो 10,000 है, तुम्हें इस ईयर में हमको 10,000 ही देना होगा। तो मिनिमम रेंट वो अमाउंट होगी जिससे कम किसी भी ईयर में लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मिनिमम रेट वर्ड आया। अब देखो एक वर्ड आएगा SW शॉर्ट वर्क। शॉर्ट वर्क का मतलब अगर हमारे मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है, यानी लैंडलॉर्ड ने बताया कि तुम्हें 10,000 रुपए का कोयला निकालना है और लीजी 10,000 रुपए से कम का कोयला निकाला, तो जो कम वाला पैसा होगा उसको शॉर्ट वर्क बोलेंगे। जैसे मिनिमम रेंट है, इसका मिनिमम रेंट है 10,000 और देखो रॉयल्टी है 8,000 रुपए, तो 8,000 का कोयला निकालकर वो लैंडलॉर्ड को 10,000 रुपए देगा। तो जो ये 8,000 देगा वो रॉयल्टी बोली जाएगी। जो एक्स्ट्रा 2,000 देगा 10,000 को पूरा करने के लिए उसको हम लोग शॉर्ट वर्क बोलेंगे। तो रॉयल्टी का मतलब होगा कि वो अमाउंट जो कि प्रोडक्शन के बदले में दे रहे हैं, और शॉर्ट वर्क का मतलब होगा अगर हमारा प्रोडक्शन वाली अमाउंट मिनिमम रेंट से कम है तो जो एक्स्ट्रा पेड करेंगे उसी को हम लोग शॉर्ट वर्क बोला जाएगा। अब देखो इसमें एक और टर्म्स आएगा सरप्लस। सरप्लस आएगा तो जैसे अभी हम लोग ने मान लो मिनिमम रेंट 10,000 फिक्स किया और 2011 में इसने 11,000 टन कोयला निकाला और हमारा रेट ऑफ रॉयल्टी 1 है ₹11,000 बन गया। तो यहां पर लैंडलॉर्ड ने फिक्स किया कि मिनिमम रेंट 10,000 है, 10,000 हमें जरूर चाहिए, लेकिन तुम अगर इससे ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो हम ज्यादा वाला लेंगे। इतना वो आपको मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है। तो अब यहां 11,000 हुआ। अब लैंडलॉर्ड कहेगा तुम्हें इस ईयर में 10,000 नहीं, तुमको मुझको 11,000 रुपए देने होंगे। तो जो 11,000 पेड करेगा इसका जो मिनिमम रेंट है 10,000 रुपए, मिनिमम रेंट 10,000 है और रॉयल्टी बनी 11,000। तो मिनिमम रेंट से देखो 1,000 ज्यादा पेड कर रहा है। तो जो 1,000 ये ज्यादा पेड कर रहा है इसको हम लोग रॉयल्टी में सरप्लस बोला जाएगा। तो 4 वर्ड देखो रॉयल्टी क्या होगी, जो प्रोडक्शन आप करोगे प्रोडक्शन पर एक रॉयल्टी का रेट बताया जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करोगे रॉयल्टी मिल जाएगी। तुम्हारा मिनिमम रेंट होगा, मिनिमम रेंट उस रेंट को बोलेंगे जो लैंडलॉर्ड फिक्स कर देगा कि मुझे किसी भी ईयर में इससे कम नहीं चाहिए। जब ये आप दोनों कैलकुलेट कर लोगे, इन दोनों की हेल्प से शॉर्ट वर्क और सरप्लस निकालोगे। तो अगर मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्क, और मिनिमम रेंट से अगर रॉयल्टी ज्यादा है तो उसको सरप्लस बोला जाएगा। तो अब देखो पूरे जो लेसन का जो ये पूरा जो इंपॉर्टेंट रोल होगा वो शॉर्ट वर्क होगा। शॉर्ट वर्क का मतलब एक तरह की वो लॉस होगी, एक तरह की वो लॉस होगी। वो लॉस का जिम्मेदार लीजी होगा, क्योंकि लीजी को यह बताया गया कि तुम्हें इतने मिनिमम रेंट पर वर्क करने हैं, इतना मिनिमम रेंट पर आपको निकालना है, इतना हमें आपको हर हाल में देना है। तो अगर वो मिनिमम रेंट से कम का प्रोडक्शन किया, मान लो 10,000 की जगह वो 8,000 का 6,000 का कोयला निकाला, तब वो लैंडलॉर्ड को लेकर 10,000 देगा। तो जो एक्स्ट्रा दे रहा है, बिना कोयला निकाले पैसा दे रहा है, उसको हम लोग शॉर्ट वर्क बोल रहे हैं, वो लॉस है। इस लॉस को करने का जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल लीजी है, तो लीजी को ये लॉस बियर करनी चाहिए। लेकिन जो रॉयल्टी लेसन में हम लोग पढ़ेंगे, इस शॉर्ट वर्क को लैंडलॉर्ड भी बियर करेगा और लीजी भी बियर करेगा।
इसके लिए यहीं से रॉयल्टी, देखो ये चीज हमें रॉयल्टी में यही चीज मेन सीखना है कि जो ये शॉर्ट वर्क, जो ये लॉस हुई है, इस लॉस का कितना हिस्सा लैंडलॉर्ड बियर करेगा और कितना हिस्सा लीजी बियर करेगा। ये टॉपिक बाय टॉपिक के चेंज होता जाएगा। जब टॉपिक बाय टॉपिक इसको चेंज करने जाएंगे हम लोग, तो अब देखो लॉस का जितना हिस्सा लैंडलॉर्ड बियर करेगा उसको बोला जाएगा शॉर्ट वर्क रिकूव्ड बोलेंगे, कि इस लॉस में जो लीजी के कारण हुआ है उसका इतना हिस्सा लैंडलॉर्ड बियर कर लिया। तो जो लैंडलॉर्ड के बियर करने के बाद बच जाएगा, ऐसे लॉसेस को लीजी को बियर करने होंगे। तो ये लॉस दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो अब कितना लैंडलॉर्ड के जिम्मे जाएगा, कितना लीजी के जिम्मे जाएगा, इसके लिए लैंडलॉर्ड एक कंडीशंस रखेगा कि तुम मेरे इस कंडीशन को फुलफिल अगर कर देते हो तो मैं तुम्हारे लॉस को बियर कर लूंगा। तो अगर लीजी उसके उस कंडीशन को फुलफिल कर लेगा, यानी जिस ईयर में शॉर्ट वर्क हुई है उसके आने वाले ईयर्स में अगर लीजी उसकी शर्तों को पूरा कर देगा, तो लैंडलॉर्ड कहेगा कि मैं तुम्हारे लॉस को मैं बियर कर लेता हूं। और दी गई समय में अगर उस लॉस को लीजी लैंडलॉर्ड के थ्रू रिकवर नहीं करा पाता है, तो ऐसे लॉस को उसको खुद सब पूरा करना होगा। तो चलो हम लोग पहले इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं, उस फॉर्मेट को पहले सीखो सब लोग। देखो इस फॉर्मेट में हम लोग जो बनाएंगे, तो देखो आपके पास जितनी भी तरह की बुक्स होंगी उसमें अलग अलग कॉलम्स बने होंगे रॉयल्टी को कैलकुलेट करने के लिए। कैसे उसको जर्नल एंट्री बनाएंगे, कैसे लेजर में लेंगे, तो तरह तरह के फॉर्मेट बने होंगे। तो हम आपको 8 कॉलम्स का एक फॉर्मेट खींच रहे हैं। तो ये जो फॉर्मेट बनेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इस पर नहीं नंबर मिलने हैं। नंबर आपको मिलेगा जो जर्नल एंट्री बनानी होगी, ये जो लेजर बनाने होंगे उस पर नंबर मिलेंगे। इसको हम लोग सिर्फ अपने नॉलेज के लिए कि जो अमाउंट हमें डेबिट क्रेडिट में भरनी हो सही मिले, उसके नॉलेज के लिए हम ये फॉर्मेट बना रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फॉर्मेट बनाते हैं। तो देखो इसमें कुल 8 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम को लिखेंगे ईयर, दूसरे वाले कॉलम को लिखा जाएगा आउटपुट, तीसरा वाला कॉलम होगा रॉयल्टी। तो थोड़ा ऊपर हो जा रहा है, इसको हम नीचे ले रहे हैं। हम लोग कुल 8 कॉलम बनाएंगे। पहले वाले को ईयर लिखना, दूसरे वाले को आउटपुट, तीसरे वाले को रॉयल्टी, चौथे वाले को मिनिमम रेंट लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में MR हो जाएगा, मिनिमम रेंट। पांचवें वाले को शॉर्ट वर्क बोलेंगे और छठे वाले को सरप्लस, सातवें को शॉर्ट वर्क रिकूव्ड, और जो 8वां कॉलम होगा SWUR, शॉर्ट वर्क अनरिकूव्ड। ये भर दिया गया। अब देखो जब आपको क्वेश्चन लगाने को मिलेगा तो क्वेश्चन में ये बोलेगा कि लैंडलॉर्ड जो लीजी को कोल माइन जो हैंडओवर किया है, तो आपको क्वेश्चन में 4 से 5 साल की इंफॉर्मेशन बोलेगा। जैसे बोला 2010, 11, 12, 13, मतलब 4 साल की इंफॉर्मेशन बोला। तो जितने साल की इंफॉर्मेशन दी होगी ईयर को ईयर में लिख लेना। जैसे यहां लिख दिया 2010, 2011, 2012, 2013 लिख लिया। और उन ईयर में जितने टन्स प्रोडक्शन हुआ है उसको प्रोडक्शन वाले में लिख देना, आउटपुट वाले में। अब रॉयल्टी भरने के लिए तुरंत क्वेश्चन में आना,
और देखना कि रेट ऑफ रॉयल्टी क्या दी गई है, लैंडलॉर्ड ने कितने रुपए की रेट ऑफ रॉयल्टी फिक्स की है। तो मान लो कहा है 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए पर टन। तो प्रोडक्शन में आप टन लिखे हो, तो उस रेट ऑफ रॉयल्टी से जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें तुरंत रॉयल्टी मिल जाएगी। रॉयल्टी भर दिया, और उसके बाद क्वेश्चन में मिनिमम रेंट दिया होगा कि मिनिमम रेंट कभी फिक्स रहेगा सारे ईयर्स में, कभी वो भी फ्लक्चुएट कर सकता है, बढ़ता हुआ चला जा सकता है। तो जो भी मिनिमम रेंट दिया होगा उसको आप इनके सामने लिख लेना। जैसे 2010 की आउटपुट रॉयल्टी भरा है, 11 की, 12 किस तरह भर लेना, फिर मिनिमम रेंट लिख लिया। अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना बंद। अब ये 2 कॉलम जो हैं वो मिनिमम रेंट और रॉयल्टी की हेल्प से बनाए जाएंगे। अगर हमारा मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्क, यानी मिनिमम रेंट ज्यादा है और रॉयल्टी कम है तो समझ जाना कि वो शॉर्ट वर्क है। अब आया सरप्लस, तो सरप्लस का मतलब होगा कि हम फिर मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में कंपेयर कर रहे हैं, और अगर हमारी रॉयल्टी ज्यादा है, रॉयल्टी ज्यादा है और किससे ज्यादा है, मिनिमम रेंट से, तो सरप्लस कहलाएगा। मिनिमम रेंट ज्यादा है, रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्क, और रॉयल्टी ज्यादा है, मिनिमम रेंट है तो सरप्लस। पूरी रॉयल्टी का जो मेन टॉपिक होगा वह यह रिकूव्ड और अनरिकूव्ड होगा। आपको ये 6 कॉलम बहुत इजी बन जाएंगे, बहुत इजी बना ले जाओगे, लेकिन SWR और SWUR बनाने के का जितनी भी कंडीशंस लैंडलॉर्ड देता जाएगा उस हिसाब से इसमें भरने के तरीके बदल रहे होंगे। लेकिन एक शॉर्टकट फार्मूला बता देते हैं कि जब आप इस शॉर्ट वर्क, जो ये लॉस होगी, इस लॉस का एक हिस्सा SWR में जो लिखोगे वो लैंडलॉर्ड बियर कर रहा होगा, और एक SWR में लिख रहे होगे जिसको लीजी बियर कर रहा होगा। जैसे मान लो हमने कोल माइन को लिया, हम मान लो लीजी हैं, अब लैंडलॉर्ड से बोलेंगे कि भाई कोल माइन आपकी भी, अगर मैं अभी चला जाऊंगा तो आप कोयला नहीं निकाल पाओगे, तो मैं जब कोयला निकाल रहा हूं तो आप भी प्रॉफिट कर रहे हो। मेरे सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी ईयर में मैं कम काम करता हूं, तो अब कम काम करने के बदले मिनिमम रेंट से कम काम करता हूं और आपको मिनिमम रेंट के बराबर पैसा देता हूं, तो मेरी लॉस हुई। लेकिन आप भी उस लॉस को बियर करो। अगर मैं किसी ईयर में ज्यादा काम कर देता हूं तो मेरे लॉस को उन ईयर में आप बियर कर लो, उन ईयर में आप भी कुछ सहो। तो ऐसी कंडीशन में इनकी जो एग्रीमेंट होगा उसमें लिखा रहेगा कि लैंडलॉर्ड उनको इतने समय दिया कि तुम्हें मैं इतना समय देता हूं, लॉस होने के बाद उन ईयर में अगर तुम सरप्लस कर लो तो मैं तुम्हारे लॉस को बियर कर लूंगा। तो जब तुम रिकूव्ड वाले कॉलम में भर रहे होगे तो लैंडलॉर्ड द्वारा दी गए समय पीरियड में अगर सरप्लस है तभी रिकूव्ड में भरा जाएगा। देखो, सरप्लस होने का मतलब नहीं भर देना है। अगर सरप्लस में अमाउंट है और वह अमाउंट दी गई समय सीमा के अंदर है और उसके ऊपर लॉसेस हैं, शॉर्ट वर्क है, तो लैंडलॉर्ड के रिकवर्ड वाले कॉलम में आप लिख देना, जैसे वो रिकूव्ड करने को कहा है, जितनी अमाउंट करने को कहा है उसको लिख दोगे। अनरिकूव्ड में कब भरोगे? जहां लैंडलॉर्ड की दी गई समय पूरा हुआ। जैसे लैंडलॉर्ड ने कहा कि मैं 2 साल तक रिकवर कर सकता हूं, तो अगर इन 2 ईयर में सरप्लस मिला तो लॉस को सरप्लस से रिकवर कर लोगे, SWR में लिख दोगे। और SWUR में कब लिखोगे? जब लॉस अभी भी बची हुई है, यानी लैंडलॉर्ड ने उसको रिकवर नहीं किया है, अभी भी बची हुई है, तो उस बची हुई लॉस को दी गई समय सीमा पूरी हो गई, उसको तुरंत अनरिकवर्ड वाले कॉलम में लिख दोगे। तो यही मेन रॉयल्टी का फंडामेंटल रूल्स होंगे। यही आप अगर समझ गए तो रॉयल्टी आपको आने लगेगी। शर्त पढ़ना कि लैंडलॉर्ड ने कितना समय दिया, उस समय में कितना सरप्लस है, कितनी लॉस है, लॉस को सरप्लस से रिकवर करा के SWR में भर देना। और लैंडलॉर्ड की दी गई समय सीमा जब खत्म हो चुकी होगी, SW शॉर्ट वर्क बचा होगा, उसको SWUR के कॉलम में भर देंगे। इस फॉर्मेट को नोट करो पहले सब लोग। तो देखो, सब लोगों ने फॉर्मेट नोट कर लिया। अब इसको एक बार, जितना भी हमने इसमें आपको लेक्चर दिया है, इसको आप कई बार समझना, कई बार अच्छे से समझो
फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो कुछ ही दिनों में अपलोड करेंगे जिन पर इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसके सलूशन होंगे। हम क्वेश्चन देंगे और उसको सॉल्व किया जाएगा, उसके ढंग सीखा जाएगा रिकूप्ड और अनरिकूप्ड का। तो आने वाले समय में आप वेट करिए, जल्दी वो एक लेक्चर आपको देखने को यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो इसको आप सब्सक्राइब करे रहें जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ताकि समय पर वो क्वेश्चन उनको अवेलेबल हो सके।